ध्रुव, तुमने मुझसे पंगा लिया है ना, अब तुम्हें इसकी कीमत भी चुकानी होगी। सानवी का गुस्सा अकेडमी में सब जानते हैं, लेकिन अब ये जानने की बारी तुम्हारी है। और वहां से चली गई। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, कल शक्ति भवन में हमें अपनी मूल शक्तियों के बारे में जानने को मिलेगा। और जाहिर सी बात है, तुम भी चलोगे, है ना? अगले दिन ध्रुव और इरा अपनी अपनी मूल शक्ति का पता लगाने के लिए शक्ति भवन पहुंचे और वहां का नजारा देखकर ध्रुव एक बार फिर दंग रह गया। और क्योंकि ये जगह शौर्य दल के लिए इतनी जरूरी थी, इसलिए इस जगह के चारों ओर पहरेदार तैनात किए गए थे। अगर ये कोई और दिन होता तो शौर्य दल के मेंबर्स यहाँ भटक भी नहीं सकते थे, लेकिन हर साल ये जगह यूथ सेरेमनी के बाद आम लोगों के लिए खोल दी जाती थी, मगर सिर्फ कुछ दिनों के लिए। इस दौरान शौर्य दल के मेंबर यहाँ आकर युद्ध की तकनीकें सीखा करते थे। वहीं ध्रुव अपनी नजरें घुमाते हुए भवन के चारों ओर देख रहा था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि वहां खड़े पहरेदार भवन में आए मेहमानों के एक एक कदम का हिसाब रख रहे थे। कुछ जगहों पर तो ध्रुव को मंडराती हुई शक्तियां भी दिखाई दी, जिससे ध्रुव समझ गया था कि ये जगह शौर्य दल की शक्तियों के लिए कितनी जरूरी थी। तभी पीछे मुड़कर ध्रुव ने इरा को देखा, फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। उसके बाद वो लोग चुपचाप मेन हॉल में आकर खड़े हो गए और बाकी मेंबर्स के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही पूरा हॉल शौर्य दल के मेंबर्स से खचाखच भर गया तो अरेंद्र ने आकर सबके सामने एक ऐलान किया, मैं पहले भी बहुत बार शक्ति भवन के नियम बता चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। जो यहाँ नए हैं उन्हें बता दूं कि शक्ति भवन में कदम रखते ही आपके पास 2 घंटे हैं। हर एक मेंबर सिर्फ एक ही खास तकनीक को अपना सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और अगर कोई लालची हो गया तो उसे वो एक खास तकनीक भी हासिल नहीं होगी। ये जगह हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों है, इसलिए इसका खास ध्यान रखिएगा। ये कहकर अरेंद्र ने सामने मौजूद सभी लोगों को देखा। अपने लीडर की बात सुनकर हॉल में खड़े सभी लोगों ने एक साथ जवाब देते हुए कहा, हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे। शौर्य दल का हर मेंबर ये चाहता कि वो सबसे बेहतर तकनीक को अपनाए, लेकिन उस खास तकनीक का पता लगाना इतना आसान नहीं था। सबकी आंखों में उसे पाने की उम्मीद देखते हुए अरेंद्र ने आगे कहा, अब जो नियमों की बात हो गई है तो हम तकनीकों को ढूंढना शुरू करते हैं। विजयी भवा। ये कहकर अरेंद्र एक कदम पीछे हुए और उन्होंने एक ऊंचे पत्थर की ओर देखा जो एक काले कपड़े से ढका हुआ था। उस पत्थर के पीछे एक बड़ा सा दरवाजा भी था, जिसके सामने 2 पहरेदार खड़े हुए थे। फिर अरेंद्र ने जैसे ही वो काला कपड़ा अपनी ओर खींचा तो सबको दिखा कि पत्थर पर एक क्रिस्टल बॉल रखा हुआ था। उस क्रिस्टल बॉल की तरफ इशारा करते हुए अरेंद्र ने कहा, इस क्रिस्टल बॉल के जरिए अपनी मूल शक्ति का पता कर आप सभी अंदर जा सकते हैं, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखिएगा, सब लोग अपनी मूल शक्ति वाले रास्ते पर ही चलिएगा और गलती से भी किसी दूसरे की मूल शक्ति वाले रास्ते पर मत चल दीजिएगा, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। इसी के साथ मैं आगाज करता हूं आज के इस अवसर का। जब भीड़ अंदर जाने लगी थी तो ध्रुव ने इरा की तरफ देखते हुए कहा, चलो देखते हैं हमारे हाथ कौन सी खास तकनीक लगती है। ये सुनकर इरा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ध्रुव के साथ चलने लगी। आखिरकार जब भीड़ छंटी और क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखने की बारी ध्रुव की आई तो उसने अरेंद्र की तरफ देखते हुए एक मुस्कुराहट के साथ उस बॉल पर अपना हाथ रखा। ध्रुव के हाथ रखते ही वो क्रिस्टल बॉल बहुत ज्यादा चमकने लगी। उसके अंदर लाल रोशनी दिखाई पड़ रही थी। वो इतनी तेज थी कि वहां मौजूद सभी लोग उसे देखकर हैरान हो गए। ये इशारा था कि ध्रुव की मूल शक्ति अग्नि थी। अग्निपथ, तीसरा रास्ता, रूम 43। अरेंद्र की बात सुनकर ध्रुव जाने को तैयार था, लेकिन उसने इरा की बारी का इंतजार किया जो उसके पीछे ही खड़ी थी। क्रिस्टल बॉल के सामने खड़ी इरा उस पर हाथ रखने से पहले हिचकिचा रही थी। फिर उसने थोड़ा घबराते हुए अपनी सबसे छोटी उंगली उस बॉल पर रखी, जिससे वो बॉल आग की तरह चमकने लगी। जब वो क्रिस्टल बॉल ठंडी हुई तो अरेंद्र और बाकी लोगों ने देखा कि उस बॉल पर अब दरारें दिखने लगी थी। ये देखकर अरेंद्र और इरा ने एक दूसरे से नजरें मिलाई। अरेंद्र इरा को ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो कुछ छुपा रहे हों। फिर उन्होंने इरा से कहा, जल्दी करो, अंदर जाओ। वहीं ध्रुव भी उस क्रिस्टल बॉल को देखकर चौंक गया था। तभी कांच टूटने की आवाज आई और उन्होंने देखा कि क्रिस्टल बॉल, जिसमें कुछ पल पहले दरारें आ गई थीं,
अब पूरी तरह से टूट चुका था। इस पर आह भरते हुए अरेंद्र ने खुद से कहा कि लड़की अद्भुत है। क्या होगा अगर मैं ध्रुव के साथ इरा की शादी करवा दूं? ये कहते ही अरेंद्र को खुद की बात पर हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगे। इरा ने उनकी बात सुन ली थी, जिससे उसका चेहरा लाल पड़ गया था, लेकिन फिर वो मुस्कुराते हुए वापस ध्रुव के पीछे चलने लगी। सबसे पहले तो ध्रुव ने सारे रास्तों की तरफ एक नजर घुमाई और फिर अग्निपथ के सामने जाकर खड़ा हो गया। तभी उसे कुछ महसूस हुआ और उसने पीछे मुड़ते हुए देखा कि इरा इस वक्त शर्म से लाल हो रखी थी। ये देखकर उसने इरा से पूछा, इरा सब ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? अब जल्दी करो, हमें जल्द शक्तियां ढूंढनी होंगी। इरा ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ध्रुव के सवाल से उसका चेहरा और ज्यादा लाल हो गया था। उसने जल्दी से चलना शुरू किया ताकि ध्रुव की नजर उसके चेहरे पर ना जाए, लेकिन ध्रुव उसे अच्छे से देख चुका था और इसलिए उसे समझ नहीं आया कि आखिर इरा इतनी लाल क्यों दिख रही थी। इस बात को भुलाते हुए उसने सामने दिख रहे अग्निपथ की ओर इशारा किया और इरा से कहा, चलो अंदर चलते हैं। इस वक्त शर्म से लाल हो रखी थी। उसकी शक्ल देखते हुए ध्रुव ने कुछ सोचा और फिर आगे बढ़ने लगा। इस वक्त ध्रुव के सामने अग्निपथ था, जो 5 रास्तों में बटा हुआ था। अग्निपथ, तीसरा रास्ता। तो कुछ दूर चलकर उन्हें दिखा कि रास्ते के दोनों तरफ दरवाजे ही दरवाजे बने हुए थे। ये दरवाजे गहरे लाल रंग के थे और सारे दरवाजे खुले हुए थे। उन दरवाजों में एक और समानता थी कि दोनों पर लाल रंग के पर्दे भी चढ़े हुए थे। वो पर्दे शौर्य दल की युवा पीढ़ी के लिए एक आखिरी टेस्ट थे। अगर कोई सच में तकनीक को हासिल करना चाहता था तो उसे इस टेस्ट से गुजरकर सही दरवाजा चुनना होता था। ध्रुव ने उस दरवाजे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो ये है वो दरवाजा। उस रास्ते पर करीब 10 और लोग भी मौजूद थे और सभी ये देखकर हैरान हो गए थे कि ध्रुव सीधे 43 नंबर के दरवाजे के सामने आकर रुका। ध्रुव दरवाजे से कुछ कदम पीछे हटा और फिर अपने दोनों पैर थोड़े फैलाकर खड़ा हो गया। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद की और दोनों हाथों को मुट्ठी में बदल दिया। तभी उसके शरीर के आसपास शक्ति मंडराने लगी। तभी ध्रुव ने अचानक अपनी आंखें खोली और हवा में गोल घूमने के बाद उसने उस पर्दे को देखकर उस पर जोर से अपना हाथ मारा और कहा, ऑक्टेन ब्लास्ट! ध्रुव का हाथ पड़ते ही उस मोटे पर्दे पर दरारें पड़ने लगी, जिसे सब देख रहे थे। और जैसे ही वो दरारें पूरे पर्दे तक फैल गईं, वो पर्दा कांच की तरह टूट कर बिखर गया। चलो इरा, अंदर चलकर वो खास तकनीक देखते हैं। इसके बाद जैसे ही दोनों दरवाजे से अंदर हुए, उन्हें महसूस हुआ कि कमरे में ज्यादा अंधेरा नहीं था और वहीं एक पत्थर पर एक गहरे लाल रंग का कागज रखा हुआ था। उस कागज को कांच के एक बॉक्स में सुरक्षित रखा गया था। ध्रुव ने आगे आते हुए चमकती आंखों के साथ उस बॉक्स को उठाकर अलग किया और फिर कागज उठाकर उसे पढ़ना शुरू किया। क्लास 1 हाई लेवल तकनीक, फ्यूरियस फ्लेम। मैंने तो सोचा था कोई ताकतवर तकनीक मेरे हाथ आएगी, लेकिन तभी इरा ने अपना हाथ आगे लाते हुए ध्रुव के हाथ से वो लाल कागज छीन लिया। इरा की इस हरकत पर चौंकते हुए ध्रुव ने कहा, इरा तुम ये क्या कर रही हो? लेकिन मेरा मानना है कि सबसे पहली खास तकनीक शक्तिशाली होनी चाहिए, और सच तो ये है कि क्लास 1 की हाई लेवल तकनीक थोड़ी कमजोर तकनीक है। और उसके हाथ में अचानक एक और लाल कागज आ गया। इरा ने जादू से लाए गए लाल कागज को देखा और ध्रुव से कहा, इसमें है क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक, फ्लेम मैनिपुलेशन। मैं जानता हूं कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो इरा, और मैं तुम्हारे इस ऑफर के लिए दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। लेकिन मैं फिलहाल के लिए क्लास 1 की तकनीक से काम चला लूंगा, और रही बात ताकतवर तकनीक की, तो वो मैं खुद के बल पर हासिल करके रहूंगा। उसके बाद ध्रुव और इरा उस कमरे से बाहर आ गए थे। वो लोग दरवाजे के पास पहुंचे ही थे कि ध्रुव को अचानक लाल ड्रेस में एक लड़की दिखाई दी। ये कोई और नहीं बल्कि खुद काव्या थी। काव्या थोड़ी परेशानी में दिख रही थी क्योंकि वो पर्दा तोड़ने में नाकाम रही। काव्या किसी और की मदद भी नहीं ले पाई क्योंकि वो पर्दा इस तरह से बनाया गया था कि अगर 2 लोग भी उसे तोड़ने की कोशिश करें तो भी वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। काव्या के चेहरे पर परेशानी थी। वो खाली हाथ घर लौटना नहीं चाह रही थी। उसे जैसे ही लगा कि पिता के इतनी मदद करने के बाद भी वो तकनीक हासिल नहीं कर पा रही थी, तब उसके आंसू बहने लगे। बहते आंसुओं के साथ उसने अपने आसपास नजर घुमाई कि तभी उसे ध्रुव दिखा, जो उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर उसे ही देख रहा था।
ध्रुव को देखकर काव्या ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसे ध्रुव में अपनी आखिरी उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। वो तुरंत उठकर ध्रुव के पास जाने लगी। वहीं काव्या के पास मौजूद बाकी लड़कों ने देखा कि इतनी देर से परेशान दिख रही काव्या आखिर क्या देखकर अचानक मुस्कुराने लगी। फिर जैसे ही लोगों ने अपनी नजरें घुमाई, वो समझ गए थे कि काव्या की मुस्कुराहट ध्रुव के लिए थी, जिससे एक बार फिर वो लोग ध्रुव को देखकर गुस्से से लाल हो गए। काव्या को अपनी तरफ आते देख ध्रुव वहां से पलटकर जाने लगा। उसे काव्या की कोई परवाह नहीं थी। अगर ये पहले वाला ध्रुव होता तो बात कुछ और होती, लेकिन अब ध्रुव समझदार हो चुका था। वो समझने लगा था कि कौन उसका अपना था और कौन पराया। ध्रुव को जाते हुए देख काव्या चलते चलते हैरानी में रुक गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उसने ध्रुव से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। लेकिन अब जो ध्रुव वहां से चला गया था, काव्या ने गुस्से से पलटकर वापस दरवाजे के पास जाना सही समझा। वो ध्रुव से गुस्सा नहीं थी, बल्कि खुद से थी, क्योंकि उसे याद आया कि पिछले 3 सालों से जब ध्रुव को भी उसकी जरूरत पड़ती थी तो वो भी ऐसे ही मुंह फेर कर चली जाया करती थी, और अब उस गलती का खामियाजा उसे खुद भुगतना पड़ रहा था। उसने खुद पर नाराज होते हुए कहा, ये मेरे कर्मों का ही फल है, मैं कितनी मतलबी हूं, छी। उदासी में ये कहते हुए उसने जमीन पर एक लात मारी और टूटे भरोसे के साथ वो जोर जोर से रोने लगी, जिसकी आवाज वहां मौजूद बहुत लोग सुन पा रहे थे। नींद से उठने ही वाली थी कि उसे कुछ महसूस हुआ, और फिर जैसे ही उसने अपना सर उठाकर देखा तो वो नजारा देखकर चौंक गई। उसके सामने ध्रुव खड़ा हुआ था। वैसे तो ध्रुव वहां से जाने वाला था, लेकिन काव्या की रोती हुई शक्ल देखकर उसे उस पर तरस आ गया। मुझे रास्ता दो, मैं कोशिश करता हूँ। ये कहते ही काव्या ने ध्रुव के लिए जगह बनाई ताकि वो पर्दे को तोड़ने में काव्या की मदद कर सके। तभी खुद को पर्दे के सामने ले जाते हुए ध्रुव ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, जिसके बाद ध्रुव ने आंखें खोलकर अचानक अपना हाथ पर्दे की तरफ बढ़ाया और उस पर जोर से वार किया। ध्रुव का हाथ पड़ते ही वो मोटा पर्दा भी कड़कड़ाते हुए टूट गया। फिर काव्या से बिना कुछ कहे वो पलटकर इरा के पास चला गया, जो इस वक्त थोड़ी ही दूरी पर खड़ी थी। दूसरी ओर बड़े दरवाजे के पास अब एक टेबल रख दी गई थी, जहां कलम और एक मोटी सी किताब रखी हुई थी। एक बूढ़ा आदमी वहां बैठकर सारी खास तकनीकों का हिसाब बना रहा था। दरवाजे के उस पार से जो भी अपने साथ कोई तकनीक लाता, सीधे उस आदमी के पास जाकर साइन कर रहा था। यह हिसाब हर साल रखा जाता था ताकि दल की शक्तियों के बारे में दल के लीडर को बताया जा सके। चौरे दल की एक खासियत थी, इस दल के तकनीकी कागज एक खास तरह के कागज से बने थे। इस कागज पर इस तरह का जादू किया गया था कि अगर कोई बाहर का आदमी इन्हें जोर जबरदस्ती से चुराने की कोशिश करता है तो वो कागज अचानक कोरे हो जाएंगे। इसका मतलब तकनीक का राज ही रहेगा। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा ताकतवर हो और जादू का तोड़ भी जानता हो तो ये जादू किसी काम नहीं आएगा। लोगों की लाइन लगभग खत्म ही होने वाली थी और अब साइन करने की बारी ध्रुव की थी। उसने आगे आकर अपनी जेब से गहरे लाल रंग का कागज निकाला और उस बूढ़े आदमी को पकड़ा दिया। तुम्हें नियम तो पता है ना? पहला नियम है कि ये कागज गलती से भी किसी और दल के हाथ में नहीं लगना चाहिए, नहीं तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। दूसरा नियम है कि तुम्हें ये कागज 1 साल बाद लौटाना होगा, चाहे तुम तकनीक सीख पाओ या ना सीख पाओ। और तीसरा और सबसे जरूरी नियम, ये कागज और इस पे लिखी तकनीक हमारे दल की धरोहर है, इसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, समझे? उस बूढ़े आदमी से नियम सुनकर ध्रुव ने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया। जैसे ही वो दोनों बाहर आए, ध्रुव को ताजी हवा महसूस हुई और उसने रुककर एक गहरी सांस ली, जिससे उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। तभी ध्रुव को गहरी सांस लेते हुए देख एक भारी आवाज ने उससे पूछा, क्या हो गया ध्रुव? ध्रुव ने अपनी आंखें खोलकर देखा कि अरेंद्र उसके पास ही खड़े थे। मुझे वो खास तकनीक मिल गई, ये तो बहुत अच्छी खबर है। ध्रुव, मुझे तुम पर गर्व है कि तुम इस तकनीक को हासिल कर पाए। अब जो तुम्हारे पास चौरे दल की खास तकनीक है, तो तुम भी इस दल के रखवाले बनने के लिए तैयार हो। लेकिन इसके पहले तुम्हें एकलव्य रैंक हासिल करना होगा, जो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम बहुत जल्द ही हासिल कर लोगे। उस कागज को रखते ही ध्रुव के दिमाग में एक सवाल आया, ना जाने इस तकनीक में ऐसी क्या खास बात है। आखिर है तो ये एक क्लास 1 की तकनीक ही। क्या होता अगर मैं
इरा से वो क्लास 2 की तकनीक ले लेता। तभी उसकी अंगूठी के अंदर से विदुर ने कहा, फिक्र मत करो ध्रुव, कुछ क्लास 1 की खास तकनीकें ऐसी भी होती हैं जो क्लास 3 की तकनीकों से भी ताकतवर होती हैं और इसीलिए वो खास होती हैं। तो क्या मुझे जो क्लास 1 की तकनीक मिली है वो क्लास 3 से ज्यादा ताकतवर है? यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम जरूर उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद? ये सुनकर ध्रुव का सारा उत्साह खत्म हो गया। तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? मेरे पास इरा से भी खतरनाक तकनीकें हैं और वैसे भी ये तकनीकें किसी काम की नहीं है अगर तुम्हारा रैंक बहुत कम हो। इसलिए अपनी ट्रेनिंग जारी रखो और तकनीकों की फिक्र अपने दिमाग से निकाल दो। सही वक्त आने पर मैं खुद तुम्हें नई तकनीकें सिखा दूंगा। देखना, आगे जाकर तुम इरा से भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। आखिर उसका परिवार। ये कहते ही विदुर ने अपनी जुबान पर लगाम लगाया ताकि इरा का राज गलती से खुल ना जाए। लेकिन ध्रुव ये सुनकर थोड़ा निराश हो गया था। खास तकनीक के पता लगाने के बाद ट्रेनिंग ग्राउंड पहले से ज्यादा खाली दिखने लगा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि 0 रैंक के 7 सितारों से कम वाले अब ट्रेनिंग छोड़कर दल के बाकी काम संभालने लगे थे। वहीं बाकी बचे लोग पूरी तरह से अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे रहे थे। हर कोई यही चाहता था कि उसका रैंक जल्द से जल्द बढ़ता जाए। ये ध्रुव और इरा थे जो एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी इरा का हाथ ध्रुव के जबड़े पर लगा, जिसके झटके से वो 2 कदम पीछे हो गया। उसने अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए इरा पर हमला किया, जिससे जमीन पर जमी हुई धूल हवा में उड़ने लगी। ध्रुव को अपनी ओर तेजी से आता हुआ देख इरा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और जैसे ही उसने ध्रुव का हाथ अपनी ओर आते हुए देखा, उसने बचाव में अपना हाथ भी आगे बढ़ाया। तभी इरा ने देखा कि यह सिर्फ ध्रुव की एक चाल थी। ध्रुव ने इरा को धूल उड़ाकर कंफ्यूज कर दिया था और असलियत में वो तेजी से आकर इरा से कुछ आधे फुट की दूरी पर रुक गया था, जिसे इरा ने हमला समझकर अपना हाथ तो उठाया, लेकिन वो ध्रुव को छू भी नहीं पाई। इस चाल को देखकर वो इम्प्रेस हो गई थी। उसे समझ आ गया था कि ध्रुव अपनी तेजी के साथ अब खेलने लगा था। लेकिन जैसे इरा को लगा कि लड़ाई खत्म थी, ध्रुव ने अपना हाथ उठाते हुए इरा की तरफ छलांग मारते हुए कहा, ऑक्टेन ब्लास्ट! ध्रुव ने इरा पर ऑक्टेन ब्लास्ट से हमला किया। एक तेज हवा का झोंका इरा की ओर आने लगा, जिससे बचने के लिए इरा ने अपने हाथों को हवा में घुमाते हुए शक्ति का एक गोला बना दिया। उस गोले से वो हवा का झोंका आकर टकराया, जिससे एक तेज धमाका हुआ। इस धमाके ने जमीन पर पड़े पत्तों को धूल के साथ हवा में उड़ा दिया था। ध्रुव और इरा दोनों झटका खाकर पीछे हो गए। धमाके के बाद ध्रुव का शरीर हवा में कुछ 5 मीटर तक उछला था, लेकिन जैसे ही वो गिरने वाला था, उसने वैक्यूम हैंड का इस्तेमाल करते हुए खुद को गिरने से बचा लिया। उसके बाद ध्रुव एक बार फिर खड़ा होकर इरा से लड़ने को तैयार था। इरा, तुमने ऑक्टेन ब्लास्ट कब सीख लिया? ध्रुव की हैरानी देखते हुए इरा ने जवाब में कहा, यह ऑक्टेन ब्लास्ट नहीं बल्कि क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक स्वॉलो रिटर्न थी। अगर इसमें महारत हासिल कर ली जाए तो हम अपने सामने वाले का हमला कॉपी कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं इसे सीख रही हूँ, इसलिए ऑक्टेन ब्लास्ट को सिर्फ 10% ही कॉपी कर पाई। इतने में ध्रुव को अचानक अपने हाथ में तेज दर्द हुआ। तभी उसे समझ आया कि इरा से लड़ाई के कारण वो बहुत थक चुका था। फिर ध्रुव ने हाथ में शर्ट पकड़े हुए एक चट्टान पर लेटकर थोड़ा आराम करना सही समझा। फिर उसने इरा की तरफ देखते हुए कहा, 2 महीने गुजर गए और मैं अब तक 8 सितारों पर ही अटका हुआ हूँ। इस बात से इरा समझ गई थी कि ध्रुव थोड़ा परेशान दिख रहा था। 8 सितारों से 9 सितारों का सफर कुछ ज्यादा लंबा लगता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है ध्रुव। जब सही वक्त आएगा तो तुम। ध्रुव भी अपनी आंखें बंद कर ही रहा था कि अचानक उसे नींद लग गई। इरा को इसका अंदाजा हुआ और उसने धीमी आवाज में कहा, ध्रुव। लेकिन ध्रुव तो इस वक्त सो चुका था। यह देखकर इरा ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। फिर हंसना रोककर इरा ने अपनी आंखें बंद की और अपनी कलाई को घुमाना शुरू किया। तभी अचानक उसके हाथ पर एक सुनहरी सी चमकती हुई धूल दिखाई देने लगी। उसने उस धूल को अपनी उंगलियों में दबाया और फिर ध्रुव के सिर से पैर तक उसे छिड़कने लगी। उसके छिड़कते ही वो धूल जैसे ध्रुव के शरीर में समाने लगी थी। लेकिन इस वक्त इरा पसीने से तरबतर हो गई थी। इरा बिना हार माने ध्रुव पर लगातार शक्ति छिड़क रही थी और अब कमजोरी से उसके दांत तक कड़कड़ाने लगे। तो रुककर उसने सोते हुए ध्रुव को देखकर धीमी आवाज में कहा, बधाई हो ध्रुव, आखिर तुम 9 सितारों तक पहुंच ही गए और मैं जानती हूँ कि सिर्फ कुछ महीनों में तुम एकलव्य रैंक भी हासिल कर लोगे।
उसके बाद इरा मुस्कुराते हुए ध्रुव के बगल में लेट गई और धीरे धीरे वो भी नींद के आगोश में चली गई। कुछ देर बाद जब सूरज लगभग डूबने ही वाला था, तब ध्रुव की गहरी नींद खुली। उसने देखा कि इरा उसके बगल में ही लेटी हुई थी। जैसे ही ध्रुव उस चट्टान से उठने लगा, अचानक इरा की नींद खुली और उसने मुस्कुराते हुए ध्रुव से पूछा, तो आखिर शिरोमणि ने आंखें खोल ही ली। ये सुनकर ध्रुव भी मुस्कुराने लगा और उस चट्टान से उठकर अपने अकड़े हुए शरीर की हड्डियां चटकाने लगा। हड्डी चटकाते वक्त उसे महसूस हुआ कि उसकी शक्तियां बढ़ गई थी। उसने अपने हाथों को देखा, फिर हैरानी से इरा की ओर देखते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं 9 सितारों तक पहुंच गया हूं। फिर अचानक ध्रुव ने हवा में कुछ मुक्के चलाए और उस बढ़ी हुई ताकत को महसूस किया। उस ताकत के एहसास से उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। आज का दिन बहुत अच्छा है, इसलिए मेरे 9वें सितारे की खुशी में मैं तुम्हें एक छोटी सी पार्टी देता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें वापस मैसोडोरिया जाना होगा, इसलिए थोड़ा जल्दी चलते हैं। उसकी बात सुनकर इरा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी पार्टी चाहिए मुझे। एक तो तुमने मुझे इतना इंतजार कराया, उसका क्या? इस पर ध्रुव ने चालाकी से जवाब दिया, उसकी पार्टी मैं अगली बार दे दूंगा, अभी पैसों की थोड़ी कमी है। इस बात से दोनों जोर जोर से हंसने लगे और उनकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। पार्टी के बाद वो लोग घर आ गए थे। ध्रुव आखिरकार अपने कमरे में आकर उछलते हुए बिस्तर पर लेट गया। उसके चेहरे पर सितारों के बढ़ने की खुशी साफ झलक रही थी। धीमी आवाज में उसने खुद से कहा, आखिरकार मैं जल्द ही एक बार फिर से एकलव्य बन जाऊंगा। ध्रुव ने इतना कहा ही था कि उसे एक बूढ़े आदमी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उस आदमी ने हंसते हुए ध्रुव से कहा, इसमें इरा का एक बहुत बड़ा हाथ होगा, आज वो ही तुम्हें 9 सितारों तक लाई है। ये सुनकर ध्रुव की खुशी हैरानी में बदल गई। उसने अपनी अंगूठी को देखते हुए उस बूढ़े आदमी यानी विदुर से सवाल किया, मैं कुछ समझा नहीं, इरा मुझे 9 सितारों तक लाई है, इससे आपका क्या मतलब है? तभी उसकी अंगूठी में से एक आत्मा जैसा आदमी बाहर आकर ध्रुव के कमरे में रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने ध्रुव को देखते हुए कहा, मेरा मतलब सिर्फ वही नहीं लाई है, तुमने भी बहुत मेहनत की है ये मुकाम हासिल करने के लिए। लेकिन विदुर की बात आगे जानने के लिए ध्रुव ने उससे कहा, लेकिन क्या आचार्य, कहना क्या चाहते हैं आप? इस पर विदुर ने साफ जवाब देते हुए ध्रुव को बताया, लेकिन अगर वो तुम्हारी मदद नहीं करती तो तुम्हें 9 सितारे हासिल करने में शायद 1 हफ्ता और लग जाता। उसकी ये बात पूरे कमरे में गूंजने लगी। ध्रुव ये सुनकर तुरंत बिस्तर से उठा और आचार्य विदुर की तरफ देखते हुए उसने कहा, इसका मतलब इरा ने मुझे जादू से। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।